अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 19 हमने स्टार्ट कर दिया जी कैफ 5 का। माशाल्लाह से अटेंडेंस तो कोई 30% भी नहीं है आज, लेकिन खैर हम अपनी पढ़ाई का काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज, लेकिन ये है कि किसी न किसी हद तक गुंजाइश ये बन जाती है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने लेसी की डिफरेंट लीजेस कल डिस्कस कर ली थी। अब वो न्यूमेरिकली तो काबू में आ गई बात, लेकिन थ्योरेटिकली एमसीक्यूज़ में आ जाए, छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। फिर इस सारी डिस्कशन को इंशाल्लाह अगर हम कवर कर गए इस लेक्चर में तो एंड पे, और मेरा इरादा है कर भी लें, एंड पे मैं आपको फिर दूसरी वो डिस्काउंटिंग जिसके अंदर मैंने कहा था हम जो है रेंटल के हॉलीडेज़ डाल के रेंटल मिस करके थोड़ी डिस्काउंटिंग सीखेंगे। वो एक सवाल हो जाए या दो हो जाए, फिर होमवर्क में आपको 4 से 5 सवाल मिल सकते हैं, छोटे छोटे, एक पास पेपर समेत, ठीक है ना। तो आप ईद पे थोड़ा बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो कल हमने बात ये की थी, लेसर जो है वो हर लीज से 5 सवाल करेगा। अगर सबका जवाब नो हो तो वो ऑपरेटिंग लीज, और अगर किसी एक का भी जवाब यस आ जाए तो फाइनेंस। लेसी हर लीज को जिस नज़र से देखता है, लेसी के पॉइंट से बात करें तो वो 2 सवाल, मतलब वो एक चीज़, लेसी एक सवाल पूछता है कि ये 2 चीज़ों में से तो कोई नहीं है। क्या मतलब, क्या एसेट लो वैल्यू शॉर्ट टर्म तो नहीं है? अगर वो लो वैल्यू शॉर्ट टर्म नहीं है तो फिर रिकॉर्ड करेगा राइट ऑफ यूज़ और लीज लायबिलिटी, और अगर लो वैल्यू शॉर्ट टर्म लीज बन जाए तो फिर स्टैंडर्ड ये चॉइस देता है आपको कि आप चाहो तो आप ये ना करो, अवॉइड कर लो इसको, और सिर्फ सिंपल वाली अकाउंटिंग कर लो, ठीक है। फिर हमने कहा था ये जो रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस वाली सिंपल अप्रोच है ना लेसी की, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी लेसर की ऑपरेटिंग लीज थी, और कल हमने इसको अप्लाई भी करके देख लिया था। कोई मसला? होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, कोई मसला? चलिए आज फिर अब हम इस बात को ज़रा यहाँ से स्टैंडर्ड से भी पढ़ लेते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। बल्कि ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल्स ना मैं आपको वैसे समझाकर, तो जो लास्ट टाइम वाली दिखाई थी ना आपको शक्ल उनकी, वो सामने रख दूंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये तो वही ओपन हो गया यार, ये ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब पेज नंबर 45 के ऊपर आपको ये लाइन लिखी नज़र आएगी जो उस दिन पढ़ाई थी आपको, कि लेसी में इलेक्ट नॉट टू ऑप्ट या नॉट टू अप्लाई रिक्वायरमेंट्स टू, पेज 45 लेसी। अच्छा, बुक के ऊपर शायद ना छोटी छोटी एग्जांपल्स बन सकें, और अगर बन सकें तो अच्छी बात है। वैसे पेजेस के नीचे यहाँ पे भी जगह है, और उसके बाद कोई जगह नहीं है। उससे पिछले पे भी है भाई, कह रहे हैं पिछले पे फिर कैसे लिखेंगे जाकर, ठीक है। इससे पिछले वाले पे तो फिर ये एग्जाम्पल आ नहीं सकती। बहरहाल देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता जाता हूँ। फिलहाल चल पढ़ तो ले, 1 बाय 1 देखते जाइएगा जी। लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई रिक्वायरमेंट्स टू रिकॉर्ड एंड मेजर द राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। किसके लिए? टू मे नॉट अप्लाई रिक्वायरमेंट्स, ये वाली किस पर ना अप्लाई करे? टू शॉर्ट टर्म लीज एंड लीज फॉर विच अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू। इन दो के ऊपर वो चाहे तो ना अप्लाई करे राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करने वाली रिक्वायरमेंट्स। गॉट इट? अब इसके आगे तफसीलात हैं, ये तफसीलात अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये नोट करने के लिए मैंने वो दूसरे सफ़े के ऊपर है मौजूद, ठीक है। वो आप वहीं से नोट कीजिएगा, साफ़ सुथरा करके नोट किया। पहले समझाता यहाँ पे जाऊँ। मिसाल के तौर पे 3 महीने की लीज़ है, ठीक है, और एक्सटेंड हो सकती है अप टू 9 मंथ्स। तो मुझे बताओ, लीज टर्म जो है एक्सटेंडेड अप टू 9 मंथ, तो 3 मंथ्स लीज टर्म लेंगे या 9 मंथ्स लेंगे? एक्सटेंडेड। तो बेसिकली ये बात यहाँ पर करना चाह रहा है स्टैंडर्ड, कि जब आपने शॉर्ट टर्म लीज के लिए लीज टर्म को कंसिडर करना है तो कमेंसमेंट डेट पर, ठीक है, लेसी दैट a lease that at the commencement date has a lease term of 12 month or less including extension option, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लीज। वो कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑप्शन को इंक्लूड करके आपने डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी
5 मंथ्स ओरिजिनल लीज टर्म है, ठीक है जी, और एक्सटेंड हो सकती है अप टू, एक्सटेंडेड अप टू 9 मंथ्स, ये तो वहीं आ जाएगी, एक्सटेंड अप टू 15 मंथ्स। तो फिर क्या है, एक्सटेंशन के बाद तो ये शॉर्ट टर्म रहती ही नहीं है, तो इसको इस तरह से नहीं लेना, ठीक है ना। ये बात समझ आती है। ये पहली एग्जांपल ज़रा यहाँ से नोट कर लो, ये पहली, मैं 1 बाय 1 में नोट करवाऊंगा, ठीक है। ये पहली, बल्कि एक अगली बात भी पढ़ लो उसके बाद। ये बात समझ आ गई कि हमने क्या करना है, हमने लीज टर्म जो 12 मंथ्स और लेस करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें एक्सटेंशन ऑप्शन इंक्लूडिंग होना चाहिए। लीज टर्म ऑफ 12 मंथ और लेस, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शन, ठीक है बच्चों। A lease that contains a purchase option, oh another important thing, एक ऐसी लीज जिसमें परचेज ऑप्शन हो, वो भी शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, चाहे वो 12 महीने या उससे कम भी हो। यानी यहां से हमें दो बातें पता लगी। पहली बात, आपकी शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है, जो 12 महीने या उससे कम, ठीक है, 12 मंथ और लेस, यानी 12 महीने, जिस कल कहा था मैंने कि जब बच्चे पूछेंगे तो भाई जो पूरे 12 महीने वो भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो फिर नहीं, ठीक है। पहली बात, 12 महीने या उससे कम अरसे वाली लीज को हमने शॉर्ट टर्म लीज कहना है, लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए एक्सटेंशन ऑप्शन इंक्लूड करना है, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म लीज ही है लेकिन उसमें परचेज ऑप्शन भी है कि एंड पर 6 महीने की लीज है जी, 6 महीने की लीज है, एंड पर परचेज ऑप्शन है कि जी इतने पैसे देकर लेसी रख ले, तो स्टैंडर्ड कहता है ये जब परचेज ऑप्शन आ गया तो फिर ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं रही, फिर राइट ऑफ यूज भी रिकॉर्ड करो, फिर लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करो, सारी अकाउंटिंग नॉर्मल करो, ठीक है। अच्छा, ये होगी ये 1 की एग्जांपल, ठीक है, ये 1 आ गया, ओके, शॉर्ट टर्म लीज का, उसकी एग्जांपल आ गई। ये एग्जांपल अब आप नोट कर लें, ये एक एक ही नोट कीजिएगा प्लीज, सारी नोट आपको ही करवानी है, आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट टाइम वाली मैंने कहा चलो जरा समझा, वैसे दूंगा, लिखना नहीं पड़ेगा ना दोबारा, ठीक है जी। लिखी हुई है लास्ट टाइम वाली आपके पास, आपने लास्ट टाइम तो नहीं पढ़ा था। अच्छा, 2 मंथ्स लीज है, एक्सटेंडेड 7 मंथ्स तक, तो टोटल एक्सटेंशन होकर कितनी जा सकती है जी, 9 मंथ्स तक, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म लीज है। 7 मंथ लीज है, एक्सटेंडेड पीरियड जो हो सकता है उसका 9 मंथ्स की एक्सटेंशन भी हो सकती है, तो 7 मंथ ओरिजिनल लीज है, एक्सटेंशन पीरियड डालें तो 7 और 9 कितना बनता है, तो स्टैंडर्ड कहता है ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। लीज टर्म 7 मंथ्स ही है, लेकिन ये परचेज ऑप्शन के साथ है, तो फिर भी ये शॉर्ट टर्म नहीं है। पहली एग्जांपल डन, जल्दी जल्दी लिखना है, जो बुक पे लिख रहे हैं वो ये ज़हन में रखें, ये इतनी कोई एग्जांपल तो कम से कम हैं, ये 6 कोई एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो हो जाएगा मैनेज, क्योंकि 2 सफ़े आमने सामने है, मैंने देखा है भाई के इधर आमने सामने है दोनों सफ़े, तो उम्मीद तो है बुक पे भी मैनेज हो सकता है। तो ये पॉइंट 1 को आप ऐसे करके ना, दोनों चीज़ें उसके अंदर कवर जो हो रही हैं, इसके साथ आप यूँ एग्जाम्पल 1 लिख देंगे, ऐसे करके ना, पॉइंट 1 के साथ आप छोटा सा लिख देंगे कि इसको हमने क्या कहाँ पे समझा है आसानी के लिए, एग्जाम्पल 1, ओके डन, ज़रा इजी हो जाएगा बाद में आपके लिए। समझ आ रही है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का जी। हो गया नोट, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। 7 मंथ है ना, आपकी आंख लग गई होगी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर लीज शॉर्ट टर्म है लेकिन उसमें परचेज ऑप्शन है तो फिर वो शॉर्ट टर्म नहीं कहलाएगी। 7 महीने के लिए एसेट लीज पे लिया लेसी ने, लेकिन लीज में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 7वें महीने के एंड पे लेसी वो कुछ पैसे देकर ले लेगा, परचेज ऑप्शन आ गया ना, आ गया। स्टैंडर्ड कहता है अब ये शॉर्ट टर्म, चाहे 7 महीने का, इसको शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे, यानी कि इसको रिकग्निशन एग्जेम्पशन में नहीं लेके जा सकते, इसकी सारी अकाउंटिंग वही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अलग बात है कि हमारी 7 महीने वाली आनी को नहीं है इस तरह वाली, ठीक है, कि जिसमें परचेज ऑप्शन हो, क्योंकि फिर वो राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी बनेगी, इसी साल में खत्म होगी, उसकी सारी एंट्रीज अगर मांगेगा तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो नहीं, साल के एंड पे हो तो फिर नॉर्मल अकाउंटिंग कर देना, तो आगे चला जाएगा, इस तरह का ही होगा, ठीक है। आखिरी साल की उन्होंने एंट्रीज नहीं करवानी। हाँ जी सही है, चलें आगे, सही है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय
क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इसको समझिएगा, मिसाल के तौर पे आप शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर कारें भी लेते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर आप प्लांट भी लेते हैं। ये दो क्लासेस आप शॉर्ट टर्म लीज पे लेते हैं। असल में कहानी क्या चल रही है, सब शॉर्ट टर्म, लो वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये डिब्बा किसका चल रहा है अभी, तो शॉर्ट टर्म की बातें कर रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म पर गाड़ियां भी लेते हैं शॉर्ट टर्म लीज पर, और प्लांट भी लेते हैं। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने फैसला किया है, देखो ना, ये क्या है, ऑप्शन है, ये क्या है, चॉइस। चाहे तो शॉर्ट टर्म लीज को सिंपल अकाउंटिंग में ले जाएं, ये क्या है, चॉइस है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने इस चॉइस को ऑप्ट करना है तो ये नहीं करना कि एक कार को राइट ऑफ यूज लायबिलिटी में ना रखें और दूसरी को रख लें, और तीसरी को ना रखें और चौथी को रख लें। आपको अगर कार्स के मामले में शॉर्ट टर्म होने की वजह से चॉइस ये आप ऑप्ट कर रहे हैं कि हम उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच से अकाउंटिंग करेंगे, तो फिर जितनी भी कारें शॉर्ट टर्म के लिए लीज पर हैं वो सारी की सारी आपकी इसमें आनी चाहिए। ये नहीं कि एक कार 7 महीने की लीज वाली वो शॉर्ट टर्म भी है, उसको रिकग्निशन एग्जाम्पशन में डाल दो, और दूसरी वही 7-8 महीने वाली जो है उसको आप राइट ऑफ यूज में रख रहे हो। ये बात समझ आई है, क्वाइट सिंपल। वो अलग बात है कि कारें ही हैं और एक कार की लीज जो है वो 15 महीने की, वो तो शॉर्ट टर्म ही नहीं है ना, फिर वो तो निकल गई ना। बात समझ आई है। तो शॉर्ट टर्म लीज पर आपने कारें भी ली और प्लांट भी लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि कारों को अगर आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच पे रखना है, सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग करनी है, तो प्लांट के लिए भी करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्लास वाइज पाबंदी है। आप एक क्लास को शॉर्ट टर्म, कारों वाली शॉर्ट टर्म लीज को आप सिंप्लीफाइड अप्रोच पे रखते हैं, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और प्लांट वाली शॉर्ट टर्म लीज ही है लेकिन उसको आप राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी में ले गए, आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक प्लांट को शॉर्ट टर्म लीज वाले एक प्लांट को आप सिंप्लीफाइड में डाल दो, दूसरे को राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी में लेकर जाओ। एक कार को आप सिंप्लीफाइड में डाल दो, दूसरे को राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी में लेकर जाओ, ये नहीं कर सकते। तो कहा, ये कहना ये चाह रहा है स्टैंडर्ड कि चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। कहते हैं जिस एसेट की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा 2 एसेट्स हैं, ठीक है, कार और प्लांट। तो ये जब मैं बात कर रहा हूँ प्लांट की, तो अंडरलाइंग एसेट क्या है, प्लांट, जिसकी बात हो रही है। बेसिकली वो स्टैंडर्ड ने इस तरह से लफ्ज लिखा होता है, ठीक है। ये बात समझ आती है। पता नहीं इसकी एग्जांपल होनी चाहिए, वैसे है भाई, देख के बताना जरा। ये एग्जांपल 2, कार 7 महीने के लिए, कार 2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म है दोनों कारें, बोलो। प्लांट 1 महीने के लिए, प्लांट 1 6 महीने के लिए, प्लांट 2 11 महीनों के लिए, ये भी शॉर्ट टर्म है दोनों। अब इसको रिकग्निशन एग्जाम्पशन कहते हो, सिंप्लीफाइड अप्रोच में ले जाओ, ठीक है, और इसको नॉर्मल यानी पुराने वाला यानी राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी वाला कर लो, ठीक है। ये समझ आती है बात। तो ये अलाउड है। तो क्या अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है, कार 1 को सिंप्लीफाइड में रख लें, कार 2 को नॉर्मल पे ले जाएं, ये अलाउड नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लीज के केस में सिंप्लीफाइड अप्रोच अप्लाई करने का फैसला करना है क्लास बाय क्लास। ये नहीं मसला कि आपने अगर इस पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाई है तो फिर प्लांट पे भी लगाएं, वो पाबंदी कोई नहीं, ठीक है। वो चाहे तो आप इसको राइट ऑफ, ये अलाउड है, ठीक है। तो क्या अलाउड नहीं है, एक क्लास के अंदर रहते हुए आप 2 अप्रोचेस नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। गॉट इट, जल्दी से नोट करें इसको। जी सॉरी, परचेज ऑर्डर, यहां से परचेज ऑर्डर कहां से ताल्लुक, परचेज ऑप्शन, बेटा परचेज ऑप्शन अगर आए तो शॉर्ट टर्म ही नहीं ना रहती, उसको तो यहां से वैसे ही निकाल देंगे। कार 2 पे परचेज ऑप्शन है, ठीक है, निकल जाएगी यहां से, रहेगी एक जाएगी बेचारी, इसके साथ जो करना है करो, फिर दूसरी तो है ही नहीं। आप ये एग्जांपल में 2 लिखी है ना, आप 10 कारें अज्यूम करें, 10 अज्यूम करें आपके पास शॉर्ट टर्म लीज वाली हैं, जिनमें से एक ये है, ये पीओ की वजह से यहां से निकल जाएगी, बाकी जो 9 रह जाएंगी उनके ऊपर ये फैसला करना है, या सारी की सारी क्लास को सिंप्लीफाइड में रखो या सारी की सारी को राइट ऑफ यूज लायबिलिटी में। ओके, क्वेश्चन समझ आया था ना भाई का। परचेज ऑप्शन तो मैंने पहले ही कह दिया था आपको स्टार्ट में ही कि शॉर्ट टर्म से ही निकल जाएगी एक चीज, ठीक है। जैसे वो शॉर्ट टर्म से निकलने के लिए 15 महीने की हो जाए, 15 कारें हैं,
एक कार 15 महीने की लीज पे, वो शॉर्ट टर्म है ही नहीं, वो भी निकल गई। एक कार परचेज ऑप्शन वाली है, वो शॉर्ट टर्म है ही नहीं, यहां से निकल गई। जो बाकी बची हैं वो अब शॉर्ट टर्म हैं, उनके बारे में क्लास एज अ होल क्लास का फैसला करना है। ओके, सही है। नेक्स्ट, तो इसके साथ क्या लिख लें अब, चॉइस ऑफ अप्लाइंग, चॉइस ऑफ अप्लाइंग, बोल दो मैं एग्जाम्पल लिख लूँ तब तक। नहीं कोई नहीं बोलेगा, मैं खुद बोलूँगा, ठीक है सर, बोलने के पैसे आपको मिलते नहीं। चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसिड, ठीक है। तो ये चॉइस जो है, इसका डिसीजन जो है वो आपने बाय क्लास करना है। ओके डन, ये एग्जाम्पल इसकी। चलें आगे, कोई नोट कर रहा हो? चलें जी, ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म लीज के बारे में, दो अहम बातें थी, ठीक है। अब ये याद करनी है, स्टैंडर्ड अब साथ नहीं जाने, ठीक है, लेकिन ये याद हो गई हैं। इसको ना देखें, मेरी तरफ देखें, मुझे बताएं 12 मंथ या उससे कम वाली लीज को क्या कहते हैं? लेकिन अगर परचेज ऑप्शन आ गया तो शॉर्ट टर्म नहीं है, कहानी खत्म। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म लीज वाले एसिड्स को सिंप्लीफाइड अप्रोच पे रखना है या नहीं, इसका फैसला क्लास बाय क्लास करना है, एसिड बाय एसिड नहीं करना। दो बातें थी, खत्म कहानी। चलें आगे, नेक्स्ट। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, देख रहे हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। नहीं, वो जब आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच अब कर लिया तो फिर वो पॉलिसी बनी जाएगी ना, आप फिर तो पॉलिसी बनी जाएगी। लेकिन मसला ये है ना कि वो जो जिस साल में आती है उसी साल में ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये मसला भी नहीं है कि पॉलिसी चेंज होगी तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव चला के आना पड़ेगा, वो चीज़ ही नहीं पड़ी हुई। लेकिन अगर से साल के आखिर में आते हैं तो फिर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। साल के आखिर में तुम ले ही आते हो तो फिर सारी काउंटिंग कर लेना जी। चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास, ठीक है, ऑफ अंडरलाइंग एसिड। ओके डन। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई हमारी शॉर्ट टर्म लीज की। अब हम लो वैल्यू एसिड के बारे में कुछ बातें करते हैं। An acid can be of low value if lessee can obtain benefit from use of acid with own resources and the underlying acid is not highly dependent on or highly interrelated with other acids। ये मैं समझाता हूँ आपको, ज़ाहिर एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन पहले ज़बानी तो समझिए। एक बात तो मैंने भी आपको कर दी थी कल कि लो वैल्यू एसिड, एक तो चलो नाम भी स्टैंडर्ड ने लेकर लिख दिया कि फर्नीचर इज़ अ लो वैल्यू एसिड, मोबाइल इज़ अ, टैबलेट इज़ अ, लैपटॉप इज़, ऐसे 3-4 चीज़ों से लिख भी दी, ठीक है, इज़ अ लो वैल्यू एसिड। लेकिन उसके अलावा स्टैंडर्ड ने ये एग्जांपल भी, ये डेफिनेशन भी दी। लो वैल्यू एसिड को स्टैंडर्ड ने किसको कहा लो वैल्यू एसिड? वो एसिड जो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज से खरीद सकती थी, स्टिल उसके बावजूद उसने क्या करवाया, उसको लीज। एक बात तो मैंने भी बताई थी। दूसरी बात तो स्टैंडर्ड शर्त रखता है, वो क्या है, वो ये है कि जी किसी दूसरे एसिड के साथ इंटर रिलेटेड भी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी एक हमारा प्लांट लगा हुआ है, उसके आगे फिर आके एक छोटी सी एक मशीन है, ठीक है, जिसमें वो चीज़ें आती हैं, पता नहीं वो क्वालिटी चेक होता है उसमें, वो ऐसे 60-70 हज़ार रुपये की है। प्लांट पीछे 5 करोड़ का लगा हुआ है, 60-70 हज़ार की छोटी सी मशीन है, प्रोडक्ट वहाँ से गुजर के फिर आगे चली जाती हैं, आगे फिर एक और फिनिशिंग प्लांट लगा हुआ फिर 5-6 करोड़ का। अब ये जो प्लांट है, आगे पीछे प्लांट जितने भी दोनों हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये लो वैल्यू तो नहीं है, लेकिन बीच में पड़ा हुआ एक वो इक्विपमेंट्स है, वो तो बिल्कुल लो वैल्यू से ही लाख रुपए का, उनके मुकाबले में क्या चीज़ है, थोड़ी सी वैल्यू है। बात समझ आ रही है? तो लो वैल्यू एसिड तो है, लेकिन चूंकि वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी ये वाला जो इक्विपमेंट लाख रुपए वाला है ये इंटर रिलेटेड है आपका दूसरे एसिड्स के साथ, तो फिर ये लो वैल्यू एसिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो दो शर्तें होना जरूरी हैं लो वैल्यू के लिए क्वालिफाई करना है अगर किसी एसिड ने, तो दो शर्तें स्टैंडर्ड की हैं, यानी दो चीज़ें, दो खुसूसियात उसमें पाई जाएं। पहली चीज़, वो इतनी लो वैल्यू का हो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज से उसको अरेंज कर सकती थी, और दूसरा वो दूसरे एसिड्स के साथ इंटर रिलेटेड भी ना हो, ठीक है। तो जी जी नहीं, प्लांट इज नॉट अ लो वैल्यू एसिड, ठीक है ना, प्लांट इज नॉट। और वैसे भी 6 मिलियन है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती होगी, मेरी नहीं खरीद सकती, एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। नहीं, उसको इसी तरह से कहा जाता है कि जो बिल्कुल इतनी कम वैल्यू का है कि इसके बारे में सोचा भी ना जा सके कि एक खरीद सकता है तो दूसरा नहीं खरीद सकता,
और फिर उसने वैसे भी एग्जाम्पल ही दे दी, मैं पढ़ाता हूँ, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ही दे दी, वैसे छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ही थी, ठीक है। ये मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह ही, ठीक है। हाँ इम मटीरियल कह सकते हैं, लेकिन आप लो वैल्यू कहें तो आपकी डेथ पड़ती है जी। एक लैपटॉप है 3 लाख का, ठीक है, इंटर रिलेटेड नहीं है, क्या लो वैल्यू है? लो वैल्यू है, बिल्कुल है। असेंबली मशीन है 30 मिलियन की, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो अपने रिसोर्सेज से खरीद सकता है या नहीं, बस असेंबली मशीन इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। अब ये तो नहीं ना कहना आपने कि जी मैं तो, मेरे पास तो पैसे ही बहुत है, मेरे लिए तो लो वैल्यू है, मेरे लिए इसकी क्या वैल्यू है, क्या मतलब 3 करोड़ रुपए की वैल्यू ही कोई नहीं है आपके सामने, होनी चाहिए ना, ठीक है, बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, ओके। लो वैल्यू का मतलब वाकई लो वैल्यू ही हो, ओके जी। तो सर हमारे लिए तो 1 लाख भी बहुत वैल्यू रखता है, तो फिर हो सकता है ना ये 3 लाख वाला ही मेरे जैसे बंदे के लिए शायद ये भी बहुत हाई वैल्यू हो जी। असेंबली मशीन 30 मिलियन की है, क्या ये लो वैल्यू है? नहीं, इसके लिए तो इंटर रिलेटेड वाली बात ही नहीं लिखी हुई। पेंट स्प्रे मशीन, वैसे करके पेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, 60,000 की है, लेकिन इंटर रिलेटेड है, तो क्या करें? लो वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लें। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बाकी प्रैक्टिकली तो मेरे ख्याल में अभी तक आया भी कोई नहीं है इसका सवाल, आएगा भी सही तो वो फिर तैयारी कर ली हमने, वो बेसिक सी काउंटिंग ही करवाई शायद, लेकिन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने मिसाल दी है, इससे हटके भी हो सकता है। कैसे इंटर रिलेटेड है? अगर इंटर रिलेटेड होता तो लिखा होता ना इंटर रिलेटेड है, फिर हम क्रॉस लगा देते, फिर हम क्रॉस लगा देते हैं जी। आप पेंट स्प्रे के साथ इंटर रिलेटेड नॉट कर दें और ऊपर इंटर रिलेटेड कर दें तो क्रॉस और टिक चेंज हो जाएंगे। अब वो सवाल बताएगा आपको, ठीक है, मैं क्यों खलोता हूँ, सारे बह के पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 आ गई आपकी इस पॉइंट 1 के साथ। हाय हाय, जो घर चले गए, अल्लाह करे वो लेक्चर कम से कम ले ज़रूर लें, इंपॉर्टेंट बहुत है ये लेक्चर आज वाला। आपको कैसे पता वो लेंगे? आना जाते जी जी, पढ़ें ज़रा। एन एसेट कैन बी यानी मस्ट हो जाता है, कैन बी ऑफ लो वैल्यू इफ लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट विद ओन रिसोर्सेज, यानी बेनिफिट फ्रॉम यूज का मतलब है कि खरीद सकते हैं, आप खरीद लेंगे, आपका होगा तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ इसको सिर्फ कि लेसी कैन ऑब्टेन एसेट विद ओन रिसोर्सेज available to lessee mean can be purchased by lessee itself, ठीक है, and the underlying asset is not highly dependent on or highly interrelated with other assets, ठीक है जी, सही है। यानी कि वो own resources से obtain कर सकता था और not highly dependent या highly interrelated है, ठीक है। तो इसके साथ हमने एग्जाम्पल 3 कर ली, चलें आगे। जी एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन तो जरूरी है ना बेटा, कि लैपटॉप है, लेकिन अभी भाई ने कहा वो लैपटॉप सर अगर इंटर रिलेटेड नहीं है, अगर तो फिर तो लो वैल्यू बनता है, अगर इंटर रिलेटेड है फिर तो दोनों शर्तें पूरी हों तो जरूरी है ना, लो वैल्यू हो और साथ के साथ यही तो बात कर रहे थे, स्प्रे मशीन इंटर रिलेटेड नहीं है तो लो वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट 3 पहले पढ़ें, पॉइंट 3 में कहता है कि जी आपने लो वैल्यू एसिड को ये नहीं कहना, लो वैल्यू एसिड की क्लासिफिकेशन करते हुए ये नहीं करना कि क्लास पूरी या तो लो वैल्यू या नहीं। जैसे अभी मैंने कार और प्लांट की मिसाल ली, ऐसे ही कंप्यूटर की मिसाल हम ले रहे थे, उस दिन मैंने ज़बानी कल भी बात की थी कि आपके कंप्यूटर की एक क्लास है, क्लास ऑफ एसिड है, उसके अंदर आपका एक लैपटॉप पड़ा है जो 1 लाख रुपए का है और एक सुपर कंप्यूटर पड़ा है जो 50 लाख रुपए का है। अब आपको कंप्यूटर की क्लास सारी लो वैल्यू, तो ये मुनासिब नहीं है, यानी स्टैंडर्ड ये कहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने क्लास बाय क्लास डिसीजन लिया था, लेकिन लो वैल्यू के लिए आपने एसिड बाय एसिड डिसीजन लेना है, ठीक है, एसिड बाय एसिड डिसीजन लेना है। इसकी एग्जांपल आपको ये मिल गई,
एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल वैसे अभी 2 लिखी थी आपने, 3 लिख ली थी, तो बस 4 बीच में पॉइंट स्किप कर रही हो ना, माजरत करा, मुझे ज़्यादा आसान लगा, मैंने कहा पहले ये कर लें जी। क्या हुआ जी, कंप्यूटर्स हैं, एक सुपर कंप्यूटर है 9 लाख का, एक कंप्यूटर है 50,000 का। कंप्यूटर एज अ होल पूरी क्लास आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लो वैल्यू है या नहीं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए पूरी क्लास का डिसाइड किया था, ठीक है ना। ये देखो शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया था, ये पूरी क्लास शॉर्ट टर्म है या पूरी क्लास नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म का डिसीजन क्लास बाय क्लास, ठीक है। लेकिन लो वैल्यू एसिड है या नहीं है, इसका डिसीजन एसिड बाय एसिड। गॉट इट। लेकिन उसमें तो हमने ये डिसाइड किया था ना कि हमने अप्रोच कौन सी यूज करनी है, तो यहाँ पे भी ये डिसाइड करेंगे बेटा, ये डिसाइड करेंगे ये वो कहते हैं वो दूसरी वो है लो वैल्यू है कि नहीं है। तो लो वैल्यू है तो फिर क्या करना है, फिर तो हम वही देखेंगे ना, फिर तो हम क्लास बाय क्लास लेके जाएंगे अप्रोच के लिए जी। नहीं भाईजान, यही तो बात हो रही है, कंप्यूटर को लो वैल्यू कहकर आप रेकग्निशन एग्जाम्पशन में डाल सकते हो, सुपर कंप्यूटर को नहीं डाल सकते। वो तो वैसे ही निकल जाएगा ना लो वैल्यू से, वो यानी कि तो निकल गया, तो यही तो कह रहे हैं कि वो निकल जाएगा और दूसरा पड़ा रहेगा जी। 5 लाख का होता तब भी यार मेरे लिए तो मटेरियल है। तो बेटा फिर इसीलिए ना वो ऐसी ही बात बताएगा आपको पर्चे के अंदर जो लगेगी कि लो वैल्यू ही चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना। उसको भी पता है आप लोगों का, और उसको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने बस ये इसी तरह से जजमेंट पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आपके लिए कोई चीज़ लो वैल्यू हो तो आप रिकग्निशन एग्जाम्पशन दे दो, अपने ऑडिटर को भी समझा देना, यूज़र को भी समझा देना कि हाँ जी मेरे हिसाब से लो वैल्यू है, ये फैक्ट बताना होता है, अभी आगे डिस्क्लोजर्स में पढ़ेंगे तो बता दो, अगर आपके हिसाब से 5 लाख लो वैल्यू है तो ठीक, कोई मसला नहीं है तो नहीं है, बस कहो मेरे हिसाब से लो वैल्यू नहीं है, बल्कि करो ही नॉर्मल अकाउंटिंग जी। बेटा तो वो यहाँ से निकल जाएगा ना, वो तो यहाँ से निकल जाएगा, बाकी क्लास वो शॉर्ट टर्म में से नहीं, मैंने इसीलिए कहा था कि आपको ये ना एग्जाम्पल तस्वीर में आ जाए, नोट कर लें। तो दो कार्स लिखी हैं, आप अज्यूम करें 15 कारें, 15 में से एक 15 महीने की लीज वाली निकाल लें, बाकी 14 को फिर भी इसी क्लास में रखना है। लेकिन यहाँ पे आप 15 कंप्यूटर्स ले लें तो हर एक को अलग देखना है आपने, ये डिफरेंस है, ठीक है, हर एक को अलग देखना है। यानी कि आप मतलब यहाँ पर आपने पूरी कार्स की क्लास को ही अब शॉर्ट टर्म कहना है या नहीं कहना, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपका चूंकि सुपर कंप्यूटर इस कंप्यूटर क्लास में पड़ा हुआ है इसलिए ये सारी क्लास ही लो वैल्यू ना, उन्होंने कहा सुपर कंप्यूटर को साइड पे कर दो, दूसरों को लो वैल्यू रख लो, ठीक है। सादा सी बात है जी, शॉर्ट टर्म लीज डिसीजन लेना है तो पूरी क्लास के लिए लेना है कि सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। लेकिन लो वैल्यू के लिए आपने हर एसेट को अलग अलग देखना है, ठीक है, अलग अलग देखना। ये सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात है को आपको लग रही है, फिर भी आप जरा देख लें इसको, क्या क्वेश्चन आपके जहनों में आ रहा है। मैं उस तरह से एग्जाम्पल बना देता हूँ, बढ़ा के बना देता हूँ, बढ़ा लेते हैं एग्जाम्पल में डाटा और बढ़ा देते हैं। ये तो सुपर कंप्यूटर उस डब्बे में जाएगा नहीं ना। क्यों नहीं जाएगा, कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर कि कंप्यूटर नहीं है सर, लेकिन हम तो वो लेते हैं जिनके ऊपर ये पोस्ट लग सकती है। क्या मतलब, हम तो कंप्यूटर्स की एक क्लास अपने पास रखते हैं, हमारे पीपीई के नोट में ये कंप्यूटर्स में दोनों आ रहे होंगे, अगर मेरे अपने कंप्यूटर होते तो। पीपीई में तो आ रहे होंगे, लेकिन सर ये यानी कि वो इस पे पोस्ट नहीं ना लग ही नहीं सकती, इस पे पोस्ट 9 लाख भाई मेरे कंप्यूटर है सुपर भी, सादा बात, वैसे बहुत सादा है, पता नहीं ये कंप्यूटर है या नहीं है, तो ये इसी क्लास के अंदर फॉल करता है। अब इसको लो वैल्यू कहेंगे तो ये निकल गया, अब इस पे अप्रोच नहीं लग सकती, तो ये जो दूसरे कंप्यूटर्स रह गए हैं बाकी, वो लो वैल्यू कह के उन पर ये अप्रोच नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। अब इधर आओ, इसी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए आपने ढेर सारे एसेट्स लिए हुए हैं, ठीक है, उनमें महंगे भी हैं सस्ते भी हैं। आप यहां पर ये नहीं कर सकते सारे शॉर्ट टर्म वाले, यहां पे बाकी कंप्यूटर्स जो बचे हैं वो सारे के सारे लो वैल्यू हो गए, ठीक है, पूरी क्लास हो गई। लेकिन अगर आगे कोई और कंप्यूटर आ जाए, फिर नहीं, कोई और आ जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट लेकर चलना है, हर एक एसेट को अलग देखना है। लेकिन जहां पर उसने कहा कि एक बार जब ये हो गया डिसाइड कि शॉर्ट टर्म लीज है, तो इसमें से ये नहीं कर सकते कि किसी एक को अलग करें किसी दूसरे को अलग करें, वो आपको लेना पड़ेगा। मिलती जुलती बात बन जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड के अल्फाज ये हैं कि आपने शॉर्ट टर्म को क्लास बाय क्लास लेके चलना है, लेकिन लो वैल्यू के लिए आपने हर एसेट को अलग से देख के फैसला करना। इतनी सी बात थी उसकी। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो जरा इधर से अब दोबारा, ये तो दूसरा है।
ये पेज पढ़ो, इसको ये पढ़ो, चॉइस ऑफ अप्लाइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसिड और लो वैल्यू एसिड इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास ऑफ एसिड। सिंपल सी बात ही उसने की थी कि यहां पर क्लास आपने नहीं देखनी, ठीक है, यहां पर आप हर एसिड को अलग रख सकते हो। कंप्यूटर्स 10 हैं, आपने उसमें से किसी को लो वैल्यू में रखा हुआ, किसी को नहीं रखा हुआ। जिसको रखा हुआ लो वैल्यू पे उस पर सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाई है, एक पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगा दी है, दूसरे पे नहीं लगाई, इजाजत है। सारे जो बचे हैं लो वैल्यू वाले, आपके पीछे 10 कंप्यूटर बच गए लो वैल्यू वाले मिसाल के तौर पे, उन 10 में से आप 5 पे लगाओ, 5 पे ना लगाओ, वो तो ये भी कह रहा है क्लास बाय क्लास नहीं चलना यहां पर, लीज बाय। लेकिन वो कह रहा है कि लो वैल्यू एसिड है या नहीं है, ये डिसीजन आपने लीज बाय लीज बेसिस पे करना है। बस उसने इसी तरह से इसको अलग किया, आप इसको याद ऐसे ही रख ले एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बाकी सवालों के अंदर बेटा क्लियर आपको सामने नजर आएगी सिचुएशन, कोई ऐसी तो नहीं है। अगर वाले सवाल के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, वो भी आप साथ अज्यूम करके चेंज किया करें, फिर सवाल बन पाता है, वरना नहीं बन पाता, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म का फैसला करेंगे क्लास बाय क्लास, और लो वैल्यू का फैसला करना है एसिड बाय एसिड, ठीक है जी। उसके ऊपर सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाने का फैसला हो रहा है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, नेक्स्ट ये पढ़ लें जी, पहले ये पढ़ लें। 2, assessment of whether or not an acid is considered to have a low value is based on value when it was new। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा एसेट है, मिसाल के तौर पे कोई पुरानी जो है वो पिकअप है आपके पास, ठीक है, जिसकी आज वैल्यू शायद जो है वो 1-1.5 लाख रुपए है। स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली लिख कर बोला, ठीक है, कि व्हीकल तो कभी भी लो वैल्यू हो ही नहीं ना सकता। फिर साथ में उसने जो लॉजिक दिया ना वो यही दी है, वो कहता है कि जो आपने व्हीकल देखा है ना, इस व्हीकल को आपने इसकी करंट वैल्यू के हिसाब से लो वैल्यू है ही नहीं डिसाइड नहीं करना, बल्कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट या उस जैसा कोई आज खरीदने जाए ना मिसाल के तौर पे, तो कितनी महंगी गाड़ी मिलती है आपने उस हिसाब से सोचना है। तो साथ ही उसने ये भी कह दिया गाड़ियों के मामले में कहा होना है, ठीक है, बाहर के मुल्कों में तो गाड़ी हो जाती है ना सस्ती, ठीक है, तो गाड़ियों के मामले में ये कहा होगा कि भाई आपने जो है वो वैल्यू लगानी है नई के हिसाब को देखते हुए। ये नहीं कहना कि ये गाड़ी अगर पुरानी होगी तो जी अब लो वैल्यू होगी, सेकंड हैंड में तो खरीदने चले जाते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट एसेट इज कंसिडर्ड टू हैव अ लो वैल्यू इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू, व्हेन इट वाज न्यू। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी वे ऑन द लीज्ड एसेट्स करंट वैल्यू। उसको करंट वैल्यू पे नहीं, बल्कि जब ये नया था कितने का लिया गया होगा उस वक्त के हिसाब से इसको कंसिडर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऐसे इसको भी लिख लें, नंबर 4, ये कार 1 है हमारी 15 लाख की, लो वैल्यू नहीं है। मोबाइल है हमारा 1 लाख का, लो वैल्यू है। ये मिसाल के तौर पे सर समझाने के लिए ये छोटी छोटी मिसालें लिखी हैं ताकि आपको अंग्रेजी लिखी हुई समझ आ जाए, और क्या कुछ स्टैंडर्ड ने मिसालें दी हुई हैं कि वो सही हो, ठीक है सही हो मतलब आपको एक जुमला लिख के उसने दिया आसान अल्फाज में समझाने के लिए, छोटी छोटी एग्जाम्पल लिखी हुई। ओके, मोबाइल 1 लाख का है, तो वैल्यू है जी बिल्कुल। कार 2 एक है वो 80,000 की है। नई गाड़ी तो बेटा इससे महंगी होगी ना, 80,000 की कौन सी नई गाड़ी आती है? 80,000 की नई गाड़ी कोई भी नहीं आती, कोई भी नई गाड़ी 80,000 में बेटा कोई भी नहीं आती, कोई भी नहीं आती, ठीक है। आप चाइना की भी नई गाड़ी लेने जाओगे तो 80,000 की नहीं आती अब, ठीक है ना जी। FX नई नहीं ना है बेटा, वो पुरानी ही होगी, वो पुरानी ही होगी, ठीक है। नई गाड़ी उससे महंगी होगी। उस जमाने की बात करो जब FX खरीदी गई होगी तो उस वक्त वो क्या सस्ती चीज होगी, उस जमाने के हिसाब से वो भी महंगी होगी। तो गाड़ी को आज की करंट वैल्यू, एसेट को आज की करंट वैल्यू के हिसाब से नहीं देखना, बल्कि उसको देखना है कब जब वो खरीदा गया था तब के हिसाब से कि वो महंगी चीज थी या सस्ती। उस जमाने का, जिस जमाने के अंदर मर्जी कार खरीदी गई हो वो उस जमाने के हिसाब से कभी भी लो वैल्यू एसेट नहीं रहा होता। तो वो यही कह रहा है लीज एसेट को करंट वैल्यू के हिसाब से आपने नहीं देखना, ठीक है। तो ये लो वैल्यू नहीं होगा। ये सिर्फ जुमला समझ आ जाए इसलिए अंग्रेजी लिखी है, वरना वहां समझ आ तो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4, चलें आगे। अच्छा जी, इसके साथ कौन सी एग्जाम्पल आ गई जी? एग्जाम्पल 4, ये सिर्फ वैसे ही जुमला समझाने के लिए बेटा, रिलैक्स रहें। ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाई है ये अप्लाई हो जाए सवाल में नहीं, सवाल खुद अप्लाई करवाएगा अपनी सिचुएशन,
लेकिन ये जुमले में लिखा क्या हो उसकी अंग्रेजी समझ आया, मैंने सिर्फ यहाँ पे वो समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। हर जुमला इंडिपेंडेंट है, बस वो अंग्रेजी समझ आ जाए उसके लिए छोटी सी एग्जाम्पल बनाई हुई है। ओके, इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट्स। सब लीज का मतलब क्या है? सब लीज का मतलब है आपने लीज पर एसेट लेकर आगे लीज पर दे दिया। अब मिसाल के तौर पे मोबाइल ही है, ठीक है, मोबाइल कॉलेज वालों ने मोबाइल लीज पर लिए बैंक से और आगे अपने एम्प्लॉयज को लीज पर दे दिए। लीज पर देने का मतलब क्या है कि उससे कि उस अरेंजमेंट से अब वो एम्प्लॉयज से पैसे कमाएंगे, सिर्फ मोबाइल के पैसे वापस नहीं लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है चाहे ये लो वैल्यू एसेट भी था, जब ये लेसी ने आगे कमाई करने का जरिया बना लिया तो इसको लो वैल्यू नहीं कहना। अच्छा, आप मिसाल ऐसे लेते हैं कि कॉलेज वालों ने मोबाइल लीज पर लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिए, लीज पर नहीं वैसे दे दिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मंगवाए, लीज पर दे दिए। अब ये कोई सब लीज नहीं है, बेसिकली कॉलेज वाले ही लेसी थे और उन्होंने अपने बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल किया। लेकिन अगर इन्होंने आगे किसी को लीज पे दे दिया तो फिर ये सब लीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जो मेन लीज है, ऊपर वाली मेन लीज को वो हेड लीज कहते हैं, ठीक है, उसको जो है वो आप फिर लो वैल्यू में क्लासीफाई मोबाइल को नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? पढ़ के देखें ज़रा दोबारा। इन केस लेसी इंटेंड्स टू, बल्कि पहले एग्जाम्पल देखें इसकी, ये एग्जाम्पल देखें। स्टेट बैंक से डॉलर्स वालों ने मोबाइल लिए लीज पर, ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने एम्प्लॉयज को सब लीज कर दिए, मतलब आगे लीज पर दे दिए। तो डॉलर्स वाले अब क्या कर रहे हैं? डॉलर्स वाले इससे कमाई करेंगे। लीज का मतलब ही क्या होता है कि एसेट के पैसे भी लेंगे और इंटरेस्ट भी कमाएंगे, ठीक है, और सही है ना। या ऑपरेटिंग होगी तो रेंटल कमाएंगे, कमाई शुरू कर दी ना। तो स्टैंडर्ड कहता है अब ये हेड लीज जो है, ये हेड लीज है, ये इन दोनों के दरमियान जो लीज अरेंजमेंट है ये हेड लीज कहलाएगी। अगर ये सब लीज हो जाता है ना तो ये हेड लीज कहलाती है, हेड लीज सब लीज। तो स्टैंडर्ड कहता है ये हेड लीज कभी भी लो वैल्यू लीज नहीं कहलाएगी। कोई मसला? यही मिसाल के तौर पे लेसर स्टेट बैंक है और HBL ने वहां से, वी बैंक ने वहां से जब वो एसेट लिया और आगे फिर पैकेजेस को सब लीज कर दिया। अब HBL क्या कर रहा है? आगे कमाई कर रहा है ना, तो इसलिए चाहे वो लो वैल्यू एसेट भी था, स्टैंडर्ड कहता है इसको लो वैल्यू की काउंटिंग में नहीं डालना, ठीक है। और स्टेट बैंक से वैसे चलो हम भी ले लेते हैं जाके। स्टेट बैंक लेसर है, ठीक है जी, और इससे क्रीसेंट वालों ने मोबाइल लिए हैं, क्रीसेंट, यही बंदे ने स्पेलिंग, लेसी, ठीक है जी, और इन्होंने जो मोबाइल लिए हैं, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल है, ठीक है ना, अब ये ना कहना कहाँ लिखा हुआ मोबाइल है, ज़बानी बता तो रहा हूँ, ठीक है, मुँह तो स्नेहा दे रहे हैं, और ये अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे ही दे दिए। ठीक है, सब लीज नहीं किए बल्कि वैसे गिवन एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट समझते हुए ये इन्होंने पहले इनकी रूटीन है कि ये देते हैं इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने स्टाफ को। इन्होंने ऑफिस के यूज़ के लिए मोबाइल लेकर दे दिया, लीज पर लिए और अपने सारे स्टाफ को दिए, ऑफिस यूज़ के लिए दिए, ठीक है, एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये लीज पर नहीं दे रहे, ये किस्तने लेकर उससे इंटरेस्ट नहीं कमा रहे एम्प्लॉयज़ से। तो इस केस के अंदर जो हेड लीज है वो लो वैल्यू ही है, बल्कि लीज ही एक है। मकसद कहने का ये है कि लीज ही, सब लीज अगर आएगी तो फिर हेड लीज लो वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर तो लीज है ही नहीं, ये लीज नहीं है तो फिर सिर्फ यही एक लीज है, तो ये लो वैल्यू हो सकती है। समझ आ गई बात की? चलें आगे, ये पिक्चर बनानी है इसकी। सिर्फ यही लीज है बेटा, यही लीज है, यहाँ पे लीज ही नहीं है। यहाँ कौन सा लीज है? तो वैसे ही आपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, ये लीज ही नहीं है। तो फिर ये लीज जो है, दिस कैन बी लो वैल्यू एसेट लीज। अब वो देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा मिसाल के तौर पर लो वैल्यू एसेट लेते हैं स्टेट बैंक वाले, कॉलेज वाले स्टेट बैंक से, और एम्प्लॉयज़ को एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो बेसिकली ये कॉलेज वाले ही यूज़ कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में, इन्होंने आगे लीज पे तो नहीं दिया, ठीक है, जागते रहना पाए, ठीक है जी।
जितनी मर्जी ज़्यादा चीज़ें खरीदें भाई, 50 खरीद लें मोबाइल, 2-2 लाख का एक डाल लें, टोटल में बढ़ेगा ना, है तो लो वैल्यू एसेट ही जी, एक नेचुरल है ना, ठीक है, उसकी नेचर इस तरह की है कि लो वैल्यू की चीज़ है, ओके। उसको लो वैल्यू नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में, स्टैंडर्ड ने नहीं कहा, बाइक्स महंगी महंगी भी होती है ना बड़ी बार, अगेन एसिड बाय एसिड देख सकते हैं आप उसको। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड ने शायद बाहर के मुल्क में बैठ के ये सोचा कि बाइक तो मोबाइल जितनी सस्ती होती नहीं, वहाँ के मोबाइल सस्ते होते हैं ना, ठीक है। तो बहरहाल ये ऐसे ही है, अब दुनियाए अकाउंटिंग के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत अब गड़बड़ तो यहाँ पे चलती है। ज़ाहिर है वहाँ के मुल्कों में अगर जो है वो $500 का मोबाइल है तो $500 का बाइक नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो $500 का अगर मोबाइल है तो हमारे $250 का बाइक मिल जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ, मोबाइल उल्टा महंगा है। तो बहरहाल ऐसे ही है, थियोरेटिकली पढ़ लें इसको, फिर प्रैक्टिकली जहाँ अप्लाई जैसे करना पड़ा वो करवा देगा सवाल आपसे, या आप खुद कर लेंगे ज़िंदगी में। आपकी जजमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, अकाउंटेंट्स जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना, सही है, आप जजमेंट करेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारा? सब लीज पे एम्प्लॉयज़ को दिए थे तो बेटा ज़्यादा रखे या कम रखे, लीज पे दे दिया ना, लीज पे दे दिया ना, बोलो। तो जो ऊपर वाली लीज है उसको शॉर्ट टर्म नहीं कहना, उसको राइट ऑफ यूज़ और लीज लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना। अब ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है ये उसका मसला है, उसने जहन्नुम भर रहा है अपना, हमें उससे क्या, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल नंबर पढ़ तो लें पहले। इन केस, अच्छा ये हमने किया था, लो वैल्यू एसेट को डिसाइड करना है ऑन लीज बाय लीज बेसिस, ये बात पढ़ी यहाँ पे। उससे पहले क्या पढ़ा जी यहाँ पे, व्हेन इट वाज न्यू, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट इट इज़ कंसिडर हैव लो वैल्यू बेस्ड ऑन, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी बात क्या आ गई, इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज लो वैल्यू एसेट, द लेसी may never account for head lease as low valued asset, ठीक है। That is, head lease will have to be recorded on balance sheet even if it involves an asset that would otherwise said to have low value, चाहे वो लो वैल्यू ही होगा, उसको बैलेंस शीट में शो करो क्योंकि तुमने अब कमाई शुरू कर दिया उससे, ठीक है। तो अगर सब लीज करेंगे, इफ लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट, ठीक है, तो फिर क्या करना है जी, लेसी में नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज एज लो वैल्यूड एसेट, ओके, गॉट इट। ये एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं, ये मैंने नहीं दी हुई, ये स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स दी हुई हैं, और बहुत कवि उम्मीद है कि अगर आपको पर्चे के अंदर वो कोई लो वैल्यू एसेट देगा तो वो इन्हीं के में से कोई एक नाम की चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू भी आपको नज़र आ रही होगी, आपके मुल्क के हिसाब से उसकी वैल्यू लगी होगी, आपको जजमेंट से पता लग जाएगा। ये ना समझा करें कि आप एक चीज़ में जजमेंट है तो वो जजमेंट इस तरह की लगवाएगा कि आप लगा ही ना सकें, ये तो बेतुकी बात है ना, इस तरह से सोचना भी बेतुकी बात। अगर एक जगह पे जजमेंट लगनी है तो वो जजमेंट लगाने के लिए आपको डाटा उसी हिसाब से देगा। जैसे मिनिमल कॉस्ट वाले सवाल आप, ये तो अभी आया कभी नहीं, ठीक है। मिनिमल कॉस्ट आप I38 में देख कर आए थे, मिनिमल कॉस्ट हो तो रिन्यू करा लें। अब सवालों के अंदर आपने देखा था जब मिनिमल को अप्लाई करवाना था तो कितना वाज़ेह फ़र्क डालता था, तो कि मेरे और आप जैसे बंदे भी जजमेंट कर लें, ठीक है, सही है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा जी। एग्जाम्पल्स ऑफ लो वैल्यू एसेट्स, स्टैंडर्ड ने कहा टेलीफोन सिस्टम स्टैब्लिश, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर्स, वो बड़े आइटम्स हो तो फिर नहीं है, IT इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स, और साथ ही उसने नोट डाला व्हीकल को कभी लो वैल्यू ना कहना, ठीक है ना, गाली मुकाती उन्हें। अब तुम करते रहो ये 20,000 की गाड़ी है, 30,000, उन्हें व्हीकल है ही नहीं, बस व्हीकल है तो फिर कोई चक्कर ही कोई नहीं, करो। अच्छा जी, हिम्मत है थोड़ी सी, अब जाग रहे हैं ना। मैंने ना आपको ये एग्जाम्पल्स दिखानी है, इनमें से एक चौथी छुड़वा देनी है, पाँचवीं फटाफट, पाँचवीं तक छठी तक करना है, सातवीं आप करके आए हैं, आठवीं हमने कर ली थी, नौवीं 10वीं होमवर्क में देनी है, मैं बता दूं। उसके बाद मैंने आपको डिस्क्लोजर्स पढ़ाने हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एंड पे मुझे लगता है डिस्काउंटिंग कर पाएंगे शुरू। बहरहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या करें अब, या हो सकता है बीच में मैं देखूं कि आप लोग ज़्यादा बोर हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग काम है बड़ा, जहाँ पे ये थ्योरी जैसे पढ़ी है हमने, ये थ्योरी की तरह से थी ही नहीं बात है, ठीक है ना, इसलिए आप एंजॉय कर रहे थे। ज़रा क्विकली क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। लेसी एक्वायर्ड अ कार फॉर 9 months ऑन लीज एट अ मंथली रेंटल ऑफ 10,000, पास जनरल एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, को मसला, इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं।
लेसी एंड लेसर एंटर इनटू 5 years लीज, बोथ कैन कैंसल द लीज एट द एंड ऑफ एनी ईयर। कौन सी लीज है ये? नीचे देख लिया था सर हमने जी, कौन सी लीज है? 5 साल की लीज है, तो शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकती। हाँ, कैंसलेबल है एट एनी ईयर एंड और बाय बोथ। इस वजह से वो याद है शेर खान वाला सवाल कि जब दोनों के पास ऑप्शन था तो हमने कहा था फिर 7 साल से आगे जाने की ज़रूरत, ये सालाना क्या कहते हैं इसको, कैंसलेशन का ऑप्शन है और दोनों के पास है, तो फिर 1 साल से ऊपर हम लीज टर्म ले ही नहीं सकते। सिखाया था ना लीज टर्म। शेर खान वाला सवाल याद करो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था, सिनेरियो 5 था, जिसमें हमने कहा था नॉन कैंसिलेबल पीरियड 7 साल है और एक्सटेंशन हो सकती है 3 साल की, लेकिन बोथ लेसी एंड लेसर कैन कैंसल। शेर खान ने कहा था मैं नहीं कैंसिल करूंगा, हमने कहा दूसरा तो कर सकता है, बाय बोथ है तो फिर एक्सटेंशन डाल ही नहीं सकते थे, 7 साल लीज टर्म ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि 1 साल नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और हर साल के एंड पर दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो उसके आगे कितने साल है ऐड करें, कोई पता ही नहीं है, तो 1 साल ही क्या है हमारी लीज टर्म। ठीक है ना? तो लीज टर्म कितनी बनेगी? नेम द टाइप ऑफ लीज। जब लीज टर्म 1 साल हो गई तो फिर ये कौन सी लीज है? ये बात समझ आती है? हाँ, तो फर्स्ट ईयर क्या ईयर नहीं ये क्या बात की तुमने, फर्स्ट ईयर नहीं होगा फिर बेटा। 5 साल की लीज है, इसमें ये ईयर नहीं है, इसके साल इसके एंड पे कर सकते हैं कैंसिल, पता तो नहीं है ना, तो अगर कर दे तो फिर लीज 1 साल की हुई ना। अच्छा, इस साल कैंसिल नहीं किया, अगले साल जाके खड़े हो गए तो फिर 1 साल बाद हो सकता है कैंसिल। तो ये सब हमेशा ही ये 5 साल के 5 साल ये शॉर्ट टर्म ही रहेगी, चाहे 5 साल चलती रहे। ये ऐसे ही है जैसे आप 1.5 महीने तक मुसाफिर की नमाज पढ़ते रहें कहीं जाएं तो, पता है आपको इस मसले का? 15 दिन तक बंदा मुसाफिर होता है जी। आप 15 दिन तक ये फैसले ना कर पाएंगे मैंने 15 दिन से ज़्यादा रुकना है, तो आपकी मुसाफिर वो बढ़ती जाएगी मुसाफिर। बात कर रहा हूँ, आपको शायद समझ नहीं आई, मसला अलग समझ लेना आके मुफ्ती साहब से, ठीक है, मेरे से ना समझो भाई साहब। एनी ईयर, किसी भी साल के एंड पे ये कैंसिल हो सकती है। अब इस वक्त वो एंटर हुए हैं लीज में, तो यहाँ खड़े होकर डिसीजन लेना है ना, तो यहाँ खड़े होकर आप इस साल के एंड पे भी दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे आगे सोच ही नहीं सकते अब हम। या तो दोनों की कसम यहाँ लिखी होती कि हम नहीं करेंगे, तो फिर रीजन सर्टन हो जाता, 5 साल ले लेते दोनों। किसी एक का लिखा होता तब भी हम 1 साल पे रहते, यही सिखाया था। इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। एनी ईयर बेटा, ये अंग्रेजी का मसला है, ये आपका अकाउंटिंग का मसला नहीं है। मैं देखे ना, इसका मतलब क्या है, आप अंग्रेजी को पढ़ें। लेसी एंड लेसर एंटर इनटू 5 year लीज, बोथ कैन कैंसिल द लीज एट किसी भी साल। तो किसी भी साल के मतलब किसी भी साल में ये साल नहीं आता, तो फिर ये भी तो आता है। तो अगर यहीं पे कर दिया तो फिर अगले आते ही नहीं है बेटा। जब यहीं पे ही कैंसिल हो गई तो फिर आगे कौन जाएगा? कैंसिल कर दी, मैंने कैंसिल कर दी, जाओ, मैंने नहीं करनी तुम्हारे साथ लीज, जाओ कर लो जो कमाए। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरे साथ आगे करो, दोनों कैंसिल कर सकते हैं। मैं अभी खड़े होकर मैं कहूँगा बस लीज कैंसिल, पहले साल के एंड पे 1 साल ही बस, खत्म कहानी, कर लो जो करना। एनी साल में पहला भी आता है जी। फिर देखते वो सवाल है, अभी तो एनी ईयर जी। लेसी, फिर बेटा अगर वो फिर नॉन कैंसिलेबल ये बन जाती ना, जैसे हमने वो शेर खान वाला सवाल पढ़ा था, ठीक है, 7 साल नॉन कैंसिलेबल है, तो 7 साल लीज टर्म थी, फिर उससे आगे फिर मसला था कि कोई भी कर सकता है, तो हमने कहा तो उससे आगे मत जाओ। यहाँ पे 7, यही इसी के साथ ही समझाया ना मैंने, वहाँ पे 7 की बजाय, यहाँ पे 7 की बजाय 1 लिखा हुआ है, तो 1 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि नॉन कैंसिलेबल 1 ही है। उसके बाद किसी वक्त कोई भी कैंसिल कर सकता है, शॉर्ट टर्म है। लेसी हैज एंटर्ड इनटू अ 9 month लीज विद अ परचेज ऑप्शन, तो ये लो वैल्यू नहीं है, ये रहने दें, एग्जाम्पल 4 रहने दें। ओके, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, कोई मसला है ही नहीं इसमें। लेसी एक्वायर्ड अ लैपटॉप ऑन लीज, ये होमवर्क में करना है, लाजमी करने, छोटे छोटे सवाल। आज काफ़ी सारी छुट्टियां, मैं कुछ छोटे छोटे काम करके भेज रहा हूँ। यानी अगर हम लीज को ऑफिशियली ब्रेक भी लगा दें ना, तो 5-6 लेक्चर इसके अब रहते हैं जो अलग से चल सकते हैं। यानी कि मैं ईद के बाद, कोई पता नहीं है, मैं संडे वाले दिन जो है वो IS 21 शुरू कर दूँ, IS 41 शुरू कर दूँ, दिल में आए तो
मकसद कहने का ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज ख़त्म हो रही है कि आप यूँ कह सकते हैं कि लीज़ का लीज़ तकरीबन ये पड़ी है, उसके बाद छोटी मोटी कोई प्रैक्टिस की चीज़ें मज़ीद कर लें या कुछ छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो 5 से 6 दिन और लगने हैं इसके ऊपर टोटल। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ईद की 6 छुट्टियाँ हैं ये आपकी लीज़ को बहुत अच्छे से तैयार भी करवा सकती हैं। ओके, सही है ना? अच्छा, 3 साल के लिए लीज़ पर लैपटॉप लिया है 1 जनवरी 12 पर और ऑप्ट कर गए हैं फॉर रिकग्निशन एग्जाम्पशन। इस तरह से सवालों में लिखा होगा बेटा, सवालों के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। रेंट पेमेंट जो है वो, अब ये बताओ जी टोटल कितना बनता है? 37,000 डिवाइड बाय 3 जी, ठीक है। आया कमाया, आया नहीं 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 नहीं, गया खर्चा हुआ, गया खर्चा रिकॉर्ड हुआ, गया खर्चा रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। ये काम आपने करना है, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। ये गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, यही काम हो रहा है। और बाद में हमने और फिर एक लाइन हमने ऐड करनी होती है फॉर बोथ रेंट, ये आपने लिख लेना यहाँ पे, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल कहाँ से आ गया? रेंट पेबल एंड प्रीपेड रेंट, आई हैव यूज द डन जी, ये लिख लें, आई हैव द वर्ड, आई हैव वर्ड्स, ठीक है जी। नंबर 6, lessee is in the pharmaceutical manufacturing and distribution industry and has following leases. Leases for real estate, leases of real estate, both office building and warehouse. आइडेंटिफाई करें। अच्छा, इसको तो आप पढ़िएगा, पढ़ने वाली है एग्जाम्पल। 7 किया था आपने, 7 को किया था, हो गया था, ये होमवर्क में देखें, सबूत है लिखा हुआ यहाँ पे, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ये अच्छा सवाल है। बल्कि इसको पेंडिंग रखें, मैं खुद पढ़ाऊँगा। ऐसे ही आप, इस वक्त नाजुक मामला ये है कि 6 दिन बाद आपने आना है। ऐसी कोई चीज़ मैंने ध्यान से इसको पढ़ा नहीं है ना, तो कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ी हो बीच में जो परेशान कर जाए आपको। भाई मैंने देख लिया, मुझे आपका आँख इधर उधर करना नज़र आता है, तो आपका हाथ क्यों नज़र आएगा? ज़रा मैं पूरा कर लूँ, ठीक है। मैंने देख लिया जी। 7 आपसे हो गया था, 8 मुझसे हो गया था कल। 9 पे आए ज़रा, 9 क्या है? N&T leased a car under 10 months lease at rupees 40,000 per month for first 5 months and 30,000 for next 5 months. Asset had fair value of 3 million. Ownership will not transfer. What will be the rent expense assuming that N&T wants to apply recognition exemption? यार इतना सिंपल सवाल है, ये भी तीनों होमवर्क आप कर लें, ये कर लें तीनों। वो 6 अभी नहीं करना, मैंने वो इतना ध्यान से पढ़ा नहीं है फिलहाल फ़ौरन, तो मैं ऐसे आपको नहीं दे रहा। कल आना था आपने, तो मैं कह तब पढ़ के आ जाना, ओके। लेकिन अब आपने आना है 6 दिन बाद, तो ये ना हो सारी लीज तैयार है और कहो यार ये पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलें। अब इसमें सिर्फ मैंने आपको पेंडिंग करवाया एग्जाम्पल 6 को, और एग्जाम्पल 4 मैंने कहा रहने दो, ठीक है। उसके अलावा ये पेज 45 से ऑनवर्ड्स कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपको ना पता हो। और फिर पेज 45 के टॉप पे आएँ, मैं आपको कुछ और बातें समझाता हूँ इंशाल्लाह, और 4 पे भी आएंगे हम इंशाल्लाह। अभी हम डिस्क्लोजर्स भी कर डालेंगे, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करें।